क्रोमोजोम बड़ी टॉपिक है तो न्यूक्लियस के बाद में भी हो सकता है क्रोमोजोम ना खत्म हो तो हमारे लिए दिक्कत होगी। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसका नाम है न्यूक्लियस। तो पहले आप न्यूक्लियस का स्पेशल फीचर जान लीजिए। अगर आप न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इसके कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, इसका डिस्कवरी हुआ था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना? और किसी चीज़ में एक्सपेरिमेंट किया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ऑर्चिड का रूट था या कुछ और था। कभी मैंने ऑर्चिड का रूट का नाम बताया था? कहाँ पे? कहीं ऑर्चिड का रूट लिखवाए थे? तो चीज़ दूसरी है, तो इसका मतलब कहीं और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी, वो नाम नहीं याद है, छोड़िए, उसको बता देंगे कभी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में हुआ था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, आपको पता होता है। अच्छा, न्यूक्लियस का पोजीशन पता कर लो। क्या पता करना है? न्यूक्लियस का पोजीशन। समझ में आया ना? तो न्यूक्लियस का पोजीशन की बात करेंगे, अगर हम प्लांट में बात करेंगे, प्लांट में, तो प्लांट में ये कहाँ होता है? कॉर्नर पे हो जाता है, क्योंकि वैक्यूम लार्ज हो जाता है। अगर एनिमल में बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है? ये सेंटर में रहता है। ये आपको पता चल गया, न्यूक्लियस का पोजीशन पता चल गया। अब मैं बात करूंगा न्यूक्लियस का प्रेजेंस एब्सेंट। प्रेजेंट किस में होगा? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इमेच्योर आरबीसी एंड साइप ट्यूब। अगर आपके साइप ट्यूब और ये इमेच्योर है, अगर आपका न्यूक्लियस उसी में पाया जाएगा, मतलब कि अगर आरबीसी और साइप ट्यूब इमेच्योर होंगे, अगर वो मेच्योर नहीं होंगे तो उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। लेकिन अगर वो क्या हो गए? मेच्योर, तो बोलेंगे अगर वो मेच्योर हो गए तो इनके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस एब्सेंट इन मेच्योर आरबीसी और क्या है? साइप ट्यूब। ये कहानी आपको समझ में आई? इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आरबीसी का नाम लिख दिया, आरबीसी का नाम लिखने से नहीं होता है। आरबीसी में आपको ये जानना होता है कि क्या पूछ रहा है, इमेच्योर पूछ रहा है। आपको पता है आरबीसी सिंपल जनरल में लिखा रहता है कि आरबीसी और साइप ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन भैया इमेच्योर और मेच्योर की दो बात होती है। इमेच्योर हुआ तो आरबीसी और ये न्यूक्लियस पाया जाएगा दोनों में, लेकिन अगर वो मेच्योर हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा? आरबीसी साइप ट्यूब में, तब वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। चलिए नंबर की बात कर लीजिए। नंबर का तो एक नाम है पैरामीशियम, और आपको पता होता है कि पैरामीशियम आपका यूनिसेलुलर है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था लाइव क्लास में, है ना? तो नंबर हमने बताया कि पैरामीशियम आपका क्या होता है। सिंपल सी बात है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर होती है। भैया एक सेल है तो एक का न्यूक्लियस होना चाहिए ना, एक सेल है तो उसमें एक न्यूक्लियस होना चाहिए। लेकिन इसके पास क्या होता है? दो न्यूक्लियस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पास कितना होगा? 2 न्यूक्लियस। सही में आना? अब 2 न्यूक्लियस होगा तो इसका नाम याद कर लीजिए। एक का नाम होगा मेगा न्यूक्लियस, मेगा या मैक्रो कह सकते हैं, और एक नाम होगा माइक्रो न्यूक्लियस। एक का नाम होगा मेगा न्यूक्लियस और एक का नाम होगा माइक्रो न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। पैरामीशियम का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको वो कंट्रोल करता है। समझ में आया ना? माइक्रो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल हेरिडिटी समझते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि दोनों का फंक्शन क्यों दो की क्यों जरूरत पड़ी, तो दो का मतलब यही है। ये आपको नंबर समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर का, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है ये समझते हैं। स्ट्रक्चर बहुत बड़ी बात है इसकी बनाने में। तो मेरे ख्याल से जो मैंने न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया है, इतने ही पॉइंट आपको याद करना होता है। इससे ज़्यादा न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ना होता। जो मेन चीज़ अगर मुझे मान लीजिए याद आता तो मैं आपको बताते चलूँगा, ये आ सकते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ।
अगर मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये पूरा भरेगा भाई, ये हो गया। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, पोर लगे रहते हैं। देखिए ये मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पोर बना देता हूँ, यहाँ पोर बना देता हूँ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल लेयर हो जाएगा। दिख रहा है आपको? और ये क्या हो जाएगा आपका, डबल लेयर हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस मक्खन के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा। ये न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ समझिएगा, ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ये आप कह सकते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। और ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो हम आउटर मेम्ब्रेन से और इनर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। उधर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, रुकिए बताना पड़ेगा उधर। चलिए अब सही है। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है आपका, इनर मेम्ब्रेन। तो अब इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इसमें लैमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या बोलेंगे, लैमिन प्रोटीन प्रेजेंट। लैमिन प्रोटीन प्रेजेंट क्या देगा, प्रोवाइड शेप ऑफ न्यूक्लियस, प्रोवाइड शेप टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को शेप देता है। और इसके अंदर कैल्शियम रिस्टोर हो सकता है। आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, है ना, तो आउटर और इनर को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या इसमें पोरिन पाया जाएगा, नहीं भाई, इसमें कहाँ पोरिन मिलेगा। पोरिन तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता था। पोरिन किसका पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, वो भी कौन सा, इंटरनल प्रोटीन का पार्ट है। कौन, पोरिन। मैंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लो। अब देखो, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसके पास कंटेन राइबोसोम, इसके पास क्या होगा, राइबोसोम होगा। आया ना, इसके पास राइबोसोम होता है, और एक कनेक्ट होता है ईआर से। कंटेन राइबोसोम मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन, मतलब क्या पूछेगा, इनर मेम्ब्रेन में राइबोसोम होगा कि आउटर में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन के पास राइबोसोम होता है, अंदर वाले के पास नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक खास बात आप जान लीजिएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी जो होती है, यहाँ मैं बता देता हूँ, अगर ये डिसअपीयर होगी, तो अगर ये डिसअपीयर होगी तो उसका नाम होगा प्रोफेज, सेल डिवीजन का ये फेज है। और अगर ये रीअपीयर होगी तो उसका नाम होगा आपका टीलोफेज। क्या नाम होगा, टीलोफेज। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा नाम लिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मतलब है आपका। मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस के ऊपर होती है एक लेयर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब आएगी कब जाएगी मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये कब आएगी, जब प्रोफेज आएगा तो ये खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से गल जाती है। और कब आती है, जब आके आता है टीलोफेज होता है। इसका मतलब मैंने आपको बताया, सिंपली आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई सेल, यहाँ समझिए, वहाँ है ही नहीं, यहाँ समझा देते फिर मिटा देंगे, यहाँ समझ लीजिए। मैंने कहा जब भी कोई सेल चाहता कि उसका सेल डिवाइड करे, कोई सेल चाहता कि मेरा सेल क्या करे, डिवाइड करे, और जब उसको चाहता कि सेल मेरा डिवाइड करेगा तो उसने कहा उसको 4 सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। वो जब इन चारों सीक्वेंस को फॉलो करेगा तो उसका सेल धड़ाक से डिवाइड कर जाएगा। तो उन्होंने कहा उसको बोलते हैं पमाट। क्या बोलते हैं, पमाट। जब भी कोई सेल डिवाइड करने की कोशिश करता है तो वो पमाट को फॉलो करता है, पमाट को बुलाता है। और पी का मतलब आपका होता है प्रोफेज, यम का मतलब होता है मेटाफेज, अब आया समझ में, और ए का मतलब बोले तो एनाफेज, और टी का मतलब टीलोफेज। तो मैंने कहा कि अब इसमें क्या होगा, जब प्रोफेज आएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, और जब टीलोफेज आएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगा। ये कहानी समझ में आई आपको, कब अपीयर हो कब डिसअपीयर होगा, ये फेज समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियर पोर कह सकते हैं। तो न्यूक्लियर पोर में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन होगा, जो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा कि न्यूक्लियस से कितना मटेरियल ईआर को जाएगा, क्योंकि यहीं से कौन जुड़ता है, ईआर जुड़ता है। और इसमें जो प्रोटीन होता है ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टागोनल ऐसे रहेगा, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। अब अंदर आ जाइए, यहाँ जो आपको जो कुछ भी दिख रहा है उसका नाम होता है कैरियोलिम्फ। क्या बोलेंगे, कैरियोलिम्फ बोल दीजिए, या कैरियोप्लाज्म बोल दीजिए, या उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दीजिए।
ये सारा नेम क्या है आपका सेम है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम कैरियोथीका भी बोलते हैं, थीका मतलब लेयर, है ना। तो ये क्या है, कह सकते हैं फ्लूइड है। कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं या तो कैरियोलिम्ब कह दीजिए, या तो कैरियोप्लाज्म कह दीजिए, या तो न्यूक्लियोप्लाज्म कह दीजिए। छोटी सी बात। अब कह रहा है इसके अंदर क्या मिलेगा हमको, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा भाई, हमें इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें तो पहले क्रोमेटिन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, यही दो चीज मिलती है। तो हमने कहा ये क्या हो गया आपका, क्रोमेटिन है ये, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन आपका दो तरीके का होता है, एक होता है यू क्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। जो आपका यूक्रोमेटिन होता है वो लाइट स्टेन होता है, लाइट स्टेन होता है आया, और लेस कंडेंस होता है, लेस कंडेंस होगा। समझ में आ रहा है। यूक्रोमेटिन इसमें अगर होगा तो जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बना, मैं अगर ऐसे बना दूं तो आप देख रहा है ये मोटा बैंड दिख रहा है आपको, और ये क्या हो रहा है, देखिए ये मोटा बैंड है, और ये जो डार्क बैंड है वो कौन है, हेट्रोक्रोमेटिन, और ये जो लाइट वाला है कौन है, यूक्रोमेटिन। तो कह रहे हैं ये लाइट स्टेन होता है, लेस कंडेंस होता है, और ये डार्क स्टेन होता है। डार्क स्टेन का मतलब होता है कि अगर इस पर कोई कलर गिराया जाए तो उस पर बहुत सारा वो डार्क हो जाता है, और इस पर कलर गिराया जाए तो ये क्या होता है, लाइट रहता है। ये स्टेनिंग बताई जा रही। और ये क्या होगा, मोर कंडेंस होगा। क्या होगा, मोर कंडेंस होगा। सही में आया ना। तो क्रोमेटिन के अंदर क्या मिलेंगे, यू क्रोमेटिन मिलेगा और हेट्रोक्रोमेटिन मिलेगा। सही में आया ना। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ का, तो क्रोमेटिन क्या है, तो आप बोलिए क्रोमेटिन के बारे में बता देंगे। ये आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं लिटिल न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, लिटिल न्यूक्लियस। और इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसको राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, है ना। और ये ज्वाइन क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन से ज्वाइन करेगा एट नॉर रीजन, एट नॉर। नॉर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोलर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। समझ में आया ना। तो हमने कहा न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन में हर जगह नहीं जुड़ता है, वो वहीं जुड़ेगा जहाँ पे क्या होगा, नॉर होगा। और नॉर कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है आपका 13, 14, 15, 21 और 22। ये नॉर रीजन क्रोमेटिन में यहाँ इस क्रोमोजोम पे होता है। क्रोमोजोम कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 46। तो 46 में 13, 14, 15, 21 और 22, 21 और 22, इन सब पे नॉर रीजन पाया जाएगा। इसका मतलब कितना रीजन है, 1, 2, 3, 4, 5। यहीं वो न्यूक्लियर जुड़ सकता है हर जगह। मतलब क्रोमेटिन के नॉर रीजन से ही हमेशा कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोलस। आया समझ में, ये चीजें थी। तो ये हो गया क्रोमेटिन के बारे में, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस के बारे में। कौन नहीं आया, अच्छा उधर का नहीं आ रहा है, एक बार रिपीट कर देते हैं। अब देखिए ये मैंने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम इसके पास होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दो खास बात है, अगर प्रोफेज आएगा तो ये डिसअपियर हो जाएगा, और अगर टेलोफेज आएगा तो ये रीअपियर हो जाता है। ये कब ये सब फेज बनते हैं, जब सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। समझ में आया ना। बाकी ये कहानी समझ में आई आपको न्यूक्लियस के बारे में, हाँ जी। चलिए ठीक है। अगर मैं आगे बात करूंगा, अभी जगह है यहाँ मेरे पास, अगर मैं यहाँ बात करूंगा इसके फंक्शन के बारे में, फंक्शन, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। और एक और है, इट हेल्प इन
ट्रांसमिशन ऑफ, इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट कैरेक्टर टू चिल्ड्रन समझ में आया ना? इतना किसके बारे में आपको जानना है? न्यूक्लियस के बारे में। समझ में आया? बाकी इसमें आगे हम लोग क्रोमोजोम पढ़ेंगे और इसकी कहानियां पढ़ेंगे और आपको बता दिया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आया ना? ये पूरा आपको समझ में आया न्यूक्लियस के बारे में? क्या इसमें आपको लगता है कोई आपको डाउट है इसमें? हाँ, लाइव मोबाइल दीजिए हमको, लाइव। आप लोग इसके साथ इसको भी ले लेते हैं। हाँ देखिए आया। चलिए इसी के साथ वो क्या पढ़ा था, राइबोसोम ना? हाँ, तो इसको उसी के साथ इसको भी पढ़ा देते हैं, राइबोसोम को एक साथ हो जाएगा। वो कहाँ गया भाई उसका? कोई ले लिया क्या? चलिए ठीक, ये सब आपको समझ में आ गया ना? इसलिए देखिए मैंने थ्योरी नहीं बनाई, मैंने सारे इकट्ठे लिख दिया है। आया ना? अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राइबोसोम के बारे में। चलिए देखिए, पढ़ना हमें राइबोसोम है। तो आज जो आपकी वीडियो में आ जाएगा उसमें देखिए, उसमें क्या क्या है। उसमें गोल्गी बॉडी है और लाइसोसोम है और उसके साथ वैक्यूल भी था, ये सब एक साथ आ जाएंगे। और प्लास्टिड अलग पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया ये सब अलग आएंगे, तो इसका मतलब गर्लवाज खत्म हो जाएगा, है ना? चलिए ठीक, अब चलिए हम लोग राइबोसोम के बारे में जानते हैं। देखिए राइबोसोम को बनाने वाला जो शख्स था उसका नाम था न्यूक्लियोलस। ये बनता कहाँ है? ये साइंटिस्ट कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस वही है तो राइबोसोम वहीं बनेगा। बाहर कैसे आता होगा? न्यूक्लियोपोर के जरिए आता होगा, फिर बाहर निकलता होगा। तो राइबोसोम की बात समझ लीजिए, डिस्कवर्ड बाई, इसको डिस्कवर किया था पैलेट ने, और इसी के नाम पे इसका पड़ गया सो कॉल्ड पैलेट पार्टिकल। सो कॉल्ड पैलेट पार्टिकल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल कहते हैं। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करा था? पैलेट ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल बोलते हैं। और एक बात है, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल। अब यहाँ पे बच्चों को दो कन्फ्यूजन आती है जो आप जान लीजिए, मैं यही बता देता हूँ। अगर आपको स्मॉलेस्ट सेल पूछ रहा है तो उसमें हम आरबीसी लिखते हैं, है ना? अगर हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल का नाम जो है वो कौन है? राइबोसोम है ना? तो सेल पूछा है कि सेल ऑर्गेनेल पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना कि हमसे पूछा क्या गया है?
उसको जगाओ, फिर कह दो बाहर जे क्लास से, कह दो मुंह धो के आए। चलिए अब ये हो गया। अब राइबोसोम को जैसे क्या होता है, राइबोसोम सबसे छोटा है। और एक लाइन और है, ध्यान से देखिएगा, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब क्या होता है? आपका राइबोसोम को सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। इसका मतलब है कि ये तो मैं बोलूंगा राइबोसोम प्रेजेंट इन सेल एंड सेल ऑर्गेनेल एंड इनसाइड सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब राइबोसोम सेल के अंदर भी होता है और उसमें प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल के भी अंदर होता है। अब कैसे? इसमें कंफ्यूजन है। देखिए, हमने कहा मान लीजिए सेल है, तो हमने कहा ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आ रहा समझ में, और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, तो यहाँ आपका राइबोसोम भी पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है राइबोसोम आपका 80S। लेकिन इन दोनों के अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा आपका, यहाँ अगर पाया जाएगा तो 70S होगा, और यहाँ पाया जाएगा तभी क्या होगा? 70S होगा। लेकिन राइबोसोम सेल के भी अंदर है और सेल ऑर्गेनेल के भी अंदर है, इसलिए कहते हैं सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। समझ में आया ना? अब आइए समझते हैं। अगर हम बात करेंगे राइबोसोम का प्रेजेंट, राइबोसोम का प्रेजेंट की बात करें किसमें किसमें होगा, तो ये प्रेजेंट होगा आपका यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। एक इसके बारे में खास बात यह है कि राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में पाया जाता है। तो राइबोसोम यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा और किसमें प्रेजेंट होगा? प्रोकैरियोटिक में। अब देखिए, आप पूछेगा यूकैरियोटिक में कहाँ कहाँ होगा, बहुत बड़ी बात। तो हम बोलेंगे यूकैरियोटिक में कहाँ होगा? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, समझ में आ गया आपको, और दूसरा प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल। अगर साइटोप्लाज्म में होगा तो सेल ऑर्गेनेल में होगा, तो उनका दो नाम होगा। पहला नाम क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरे का नाम क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और एक जगह और होता है राइबोसोम, तो मैं यहां लिख सकता हूं राइबोसोम प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहले ही बताया हमने अभी आपको, राइबोसोम किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और एक लाइन और लिख देता हूं प्रेजेंट इन सरफेस, प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ ईआर एंड न्यूक्लियस। समझ में आया कि नहीं आया? इतने तरीके से यूकैरियोटिक में पाया जाता है, आसान है। प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो कहाँ प्रेजेंट होगा? तो बोलेंगे प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, या बोलेंगे अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे में राइबोसोम नहीं अटैच होता है, वो तो अटैच किससे रहेगा? या तो ईआर से या तो न्यूक्लियस से, और इसमें सेल मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच होता है। ये कहानी समझ में आई राइबोसोम की लेन देन की। मैंने कहा राइबोसोम आपका दोनों में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन लोकेशन बता दीजिए। ओके, मैं बोलूँगा अगर साइटोप्लाज्म में होगा तो ठीक है, हाँ। इसमें होगा तो कितना एस होगा? 80S। इसमें होगा तो 70S, इसमें होगा तो 70S, इसमें होगा तो 70S, इसके पास होगा तो 80S, इसके पास होगा तो 80S। ये कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बाकी यहाँ क्या होगा? यहाँ भी 70S होगा और यहाँ भी क्या होगा? 70S होगा। तो हमने दो बात सीखा कि राइबोसोम यूकैरियोटिक में दो टाइप का पाया जाता है, 70S और 80S। अब आप कहेंगे सर ये यस क्या लगा के रखा आपने? हमने कहा कि राइबोसोम को हम मेजर करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, मेजर तो कर नहीं सकते हैं। तो राइबोसोम मेजर डायरेक्टली, मेजर डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली मेजर करा जाता है इन श्वेतबर्ग नंबर,
श्वेदबर्ग नंबर, इसको यस का मतलब होता है श्वेदबर्ग नंबर, या इसी का दूसरा नाम होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो श्वेदबर्ग नंबर हो गया और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट हो गया, ये इसका नाम है। तो जहां जहां यस लिखा है उसको आपको या तो श्वेदबर्ग नंबर बोलेंगे या तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलेंगे, कोई दर्द होने वाली बात नहीं है। यस का मतलब यही होता है। जैसे हमने कहा केले को हम नापते हैं तो सबकी यूनिट होती है, तो इसको हम किस यूनिट में नापते हैं, श्वेदबर्ग नंबर या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। राइबोसोम बहुत छोटा होता है, जब सेल को देख ही नहीं पा रहे तो राइबोसोम को कैसे तुम मेजर कर लो, तराजू पे नापोगे का कि हाथ में रख लोगे? सेल को भी हाथ में देख लो, दिखता तो हम देख लेते, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, और उसके अंदर का देखना होता तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। अब सोचो कैसे देख लेंगे आप इसको, इसलिए डायरेक्टली मेजर करते हैं। आया समझ में? ये आ गया। राइबोसोम अगर ग्रुप में होता है, अगर राइबोसोम की गैंग की बात करेंगे, राइबोसोम इन ग्रुप कॉल्ड पॉलीजोम, क्या बोलेंगे? पॉलीजोम बोलेंगे। अगर मान लीजिए राइबोसोम किसी के अंदर है और ग्रुप में है, ग्रुप का मतलब देखिए ऐसे बड़ा, ऐसे ऐसे है, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीजोम। और राइबोसोम तभी ग्रुपिंग करता है जब उसको प्रोटीन बनाना रहता है। क्या बना रहता है? प्रोटीन। राइबोसोम तभी ग्रुपिंग करना रहता है तो उसको क्या बना रहता है? प्रोटीन। समझ में आया ना? जब राइबोसोम को प्रोटीन बनाना होगा तभी वो क्या करता है? ग्रुपिंग करता है। समझ में आया ना? ये सब आ रहा था पूरा वीडियो में कि नहीं आ रहा था? कट नहीं रहा था ना भाई? एक बार देख लीजिए, राइबोसोम को हम डायरेक्टली मेजर करते हैं इसमें श्वेदबर्ग नंबर और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट में। राइबोसोम जो होता है, इसके अगर ग्रुप की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीजोम। ये दिख रहा है, जब इसको प्रोटीन बनाना होता है तो ये क्या करता है? mRNA पे जाके बैठ जाता है कि चलो प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाएगा। दूसरी बात, अच्छा इस लाइए जरा सा स्नैप ले ले फिर आगे पढ़ाएं। ये तुम लोग कौन सा कैमरा चला रहे हो, हमको दे रहे हो? रियल कैमरा दो ना, उससे फिर बना लेंगे। पीडीएफ गड़बड़ा देते हो तुम लोग। हाँ भाई चले चले, ठीक। ये समझ में आ गया सबको? एक बार इसको घर पे जाके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए राइबोसोम की बात करेंगे तो ये अटैच दो जगह होता है। पहले इसका साइज बता देते हैं आप। देखिए साइज ऑफ राइबोसोम की बात करेंगे, साइज ऑफ राइबोसोम। तो देखिए अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? राइबोसोम का, सही। अगर हम राइबोसोम की बात करेंगे तो आपको पता होगा राइबोसोम आपका दो टाइप का होता है, एक होगा 70S और एक होगा 70S और 80S। अब ये जो होते हैं राइबोसोम, ये दो सब यूनिट से बने होते हैं, कोई भी हो। एक लार्ज सब यूनिट होगा और एक स्मॉल सब यूनिट होगा। इसका भी एक लार्ज सब यूनिट होगा और एक इसका स्मॉल सब यूनिट होगा। राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है। इसका जो लेंथ होगा आपका 290 नैनोमीटर होगा, यही होगा ना, 290। और इसका क्या होगा? 200 नैनोमीटर होता है। आया? और जो इसका होता है, इसका 300 होता है नैनोमीटर, और इसका क्या होता है? 210 से 240 नैनोमीटर होता है। समझ में आया ना? ये साइज नैनोमीटर में है या एंगस्ट्रॉम में है? एक बार मैं देख लूं, लाइए थोड़ा नेट है किसमें? 290 एंगस्ट्रॉम लिखा है कि नैनोमीटर लिखा है? ये साइज की बात करें, साइज पूछता नहीं है। लाइए
क्या लिखा है? नैनोमीटर लिखा है। हाँ तब सीख। देखिए देखिए, अब देखो याद करने का आसान तरीका है। यहाँ 290 है, 10 बढ़ा दो 300 हो जाएगा। यहाँ 240 बढ़ा 240 हो गया, आसान से याद हो गया। इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। अगर आप बात करेंगे इसका क्या है, ये लेंथ है ना, तो लेंथ में 10 जोड़ दीजिए 300 हो जाएगा। इसमें 40 जोड़ दीजिए, चौड़ाई में 240 हो जाएगा। आया? अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा इसकी और इसकी, ये स्मॉल सब यूनिट और ये क्या है, लार्ज सब यूनिट। आया? तो जब स्मॉल सब यूनिट आपका, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट पे जुड़ता है तो उसके लिए लगता है मैग्नीशियम +2। आपसे पूछेगा कि अगर राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट को लार्ज सब यूनिट में जोड़ना है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम देना पड़ता। अब और कहानी हो गई। अगर मैं बोलूंगा ERs की बात करूंगा, ER की, आ रहा समझ में? मैं ER की बात करूंगा तो इसमें राइबोसोम देखिए जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसको जोड़ने वाला कौन है, मैग्नीशियम +2 है। और इसको यहाँ से जोड़ने वाला कौन है, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकंड। दिख रहा है? राइबोसोम के दोनों सब यूनिट में कनेक्शन करने वाला कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम +2। राइबोसोम को खुद जोड़ने वाला कौन है, राइबोसोम को जोड़ने का ER से कौन काम करता है, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और सेकंड। अब से क्वेश्चन पूछेगा, टू राइबोसोम सब यूनिट अटैच्ड बाय मैग्नीशियम +2, राइबोसोम अटैच टू सेल ऑर्गेनेल, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकंड। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका नीट में क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे देखिए, मैंने कहा कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में पाया जाता है, सही है? तो अगर ये राइबोसोम आपका प्रोकैरियोटिक में आएगा और यूकैरियोटिक में आएगा, अगर प्रोकैरियोटिक में आएगा तो कितना पाया जाएगा, 70S, यूकैरियोटिक में आएगा तो ये TS पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में TS और 70S भी राइबोसोम पाया जाता है। अगर पूछे कि यूकैरियोटिक कंटेन ओनली 80S राइबोसोम तो गलत है, यूकैरियोटिक कंटेन बोथ 70S 80S राइबोसोम गलत है। बट पूछे यूकैरियोटिक सेल कंटेन बोथ 80S एंड 70S राइबोसोम तो ये लाइन गलत है। सेल के पास 80S होता है साइटोप्लाज्म में। सेल ऑर्गेनेल पूछेगा तो आपसे पूछे सेल साइटोप्लाज्म कंटेन बोथ 80S एंड 70S तो लाइन गलत हो गई ना भाई। 70S सेल ऑर्गेनेल में पाई जाती है, वो भी किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब इसका डिवीजन कर लो, ये रहा 70S और ये रहा 80S। अब इसमें दो डिवीजन होगा, 50S 30S, जोड़िएगा मत, ये नाम है। इसकी बात करेंगे किसमें होगा, ये 60S 40S, ये नाम है। जैसे हमने कहा ये स्मॉल लार्ज था ना, तो देख लो यहाँ में क्या लिख दिया 50S और क्या लिख दिया 30S, यहाँ लिख दिया सॉरी ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया 50S, ये क्या हो गया 30S, ये क्या हो गया 60S, ये क्या हो गया 40S। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। इसके अंदर होगा 23S क्रोमोसोम, इसके अंदर होगा 28S, इसकी ब्रांचिंग करते हैं ना हम सब। इसके अंदर होगा 23S, इसके अंदर कितना होगा 28S, इसके अंदर होगा 5S, ये ऐसे कर देते ताकि समझ में आए। इसके अंदर भी क्या होगा 5S, इसके अंदर होगा 16S, इसके अंदर होगा 18S, इसके अंदर सही है, इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा होता है, इसको बोलते हैं 5.8S। आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा राइबोसोम है जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में कॉमन होता है 5S। दिख रहा है? तो 5S दोनों में कॉमन होता है। अगर आप बात करेंगे 3S RNA कैसे लिखते हैं इसको बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। इसका हम लोग यूज़ करते हैं, जब यूज़ करेंगे तो आपको बताएंगे।
23S आरएनए को हम बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ये 23S आरएनए, 5S आरएनए ऐसी जैसे होती है। अब इसको याद करने का तरीका क्या आसान है, देखिए मैंने कहा ये रहा 70S, ये रहा 50S, ये रहा 50 और ये रहा 30, ये रहा 60 और ये रहा 40, यह होगा 23S, यहाँ होगा 28S, यहाँ होगा 5S, यहाँ भी होगा 5S, यहाँ होगा 16S, बढ़ा दिए 2 18S, यहाँ एक्स्ट्रा क्या होगा 5.8S। कॉमन कौन है दोनों में प्रोकैरियोटिक में? 5S। समझ में आ रहा? इसमें कितने लोग हैं पूछेगा, इससे 50S से ज़्यादा 60S में, तो बोलेंगे 50S में और 60S का सब यूनिट का नाम बताइए। सिंपल है, 23S 5S, 28S 5.8 और 5S। ये थी किसकी? राइबोसोम की कहानी। ये सारी सब यूनिट जुड़ते हैं, अपना अपना काम करते हैं। जब आपको डीएनए पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे जब राइबोसोम एमआरएनए पे बैठता है अपना काम कर, तो वहाँ पे पढ़ाएंगे कितने तरह के राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ट्रांसफर आरएनए होते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। समझ में आया ना? आरएनए अलग अलग टाइप का होता है। तो ये किसकी कहानी थी? आपका राइबोसोम का। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन का बनाना। सबको पता है, रट के सारे लोग बैठे हैं कि राइबोसोम का मेन एक ही काम है प्रोटीन को बनाना, और वो प्रोटीन बनाएगा चाहे जहाँ ही रहे। वो ईआर के पास रहेगा तभी प्रोटीन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा तभी प्रोटीन बनाएगा। उसका मेन मकसद है प्रोटीन बनाना। लेकिन राइबोसोम को बनाने वाला कौन है? न्यूक्लियोलस। ये कहानी आपको समझ में आई राइबोसोम के बारे में? अगर इतना आपको राइबोसोम आ रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, इतने में आपका काम चल जाएगा। समझ में आया ना? ओके, चलिए लाइए स्नैप ले लें। दो मिनट। हाँ बताओ, क्या वो साइज में चेंज आया क्या कुछ? सही तो है, देख 210। हाँ सही है, एंगस्ट्रॉम लिखा है। हाँ चलिए, यहाँ मुझे लग रहा था वही डाउट, इसको एंगस्ट्रॉम में कर लीजिए। हाँ ये 3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 300, और ये वही रहेगा, ये भी एंगस्ट्रॉम कर दीजिए। ये सब आता नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश, मान ली कोई पूछता है तो आसान है। इसका कितना होगा? 290, 200। इसका कितना होगा? 300। इसका 210 से 240, सब एंगस्ट्रॉम में रहेगा। समझ में आया ना? नैनोमीटर में नहीं रहेगा। अब इसमें किसी कोई डाउट आ रहा हो? राइबोसोम ओके, तो चलिए फिर आगे आपको क्या पढ़ाना होगा। तो राइबोसोम खत्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा दिया, न्यूक्लियस पढ़ा दिया, गर्लवा पूरा खत्म हो गया। इसके बाद क्या चलेगा? आपका क्रोमोजोम चलेगा। क्रोमोजोम ही चलेगा ना, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोजोम चलेगा, तो क्रोमोजोम पढ़ा देंगे। क्रोमोजोम में सेंट्रियोल भी आएगा। इसका मतलब कल किसी भी हाल में खत्म करना है। ओके हाँ, थैंक यू। इसका नाम लिख दीजिए।